हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने कवर अप किया था अपना चैप्टर नंबर 8 के अंदर, वो हमने कवर अप किया था अबाउट द इम्यूनिटी। आज हम लोग स्टडी करेंगे अनदर वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द एंटीबॉडीज़। इसमें एक तो आपका जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज़ का, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एंटीबॉडीज़ जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमने किसका नाम दे रखा था, इम्यूनोग्लोबिनो प्रोटीन्स का। इम्यूनोग्लोबिनो प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे आपको 4 टाइप्स बता रखे हैं, बट इसका जो है एक टाइप और हम लोग यहाँ पे मेंशन आउट करते हैं, वो है इसका IgD। ठीक है, एक और टाइप होता है, 3 दे रखी है, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। ये 5 टाइप्स जो हैं इसके कॉमन होती हैं। IgD का लेवल जो है, अगर हम परसेंटेज की बात करें, बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसकी लेस होती है 1% के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको बहुत सारे ऑथर्स जो हैं इंक्लूड भी नहीं करते इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली इसके अंदर कि इट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 25th जो अल्फ़ाबेट है अपना इंग्लिश का Y। ठीक है, इसके शेप का अल्फ़ाबेट होता है ये वाला अपना इसका। अब इसके अंदर बेसिकली व्हाट वर थिंग्स जो प्रेजेंट हैं, इसमें देखिए आप लोग को यहाँ पे एक ये वर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दिस वन, ये एस आपको दिख रहा होगा, ये SS और कुछ नहीं है, दिस इज़ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है जिसके थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इसमें ये वाली जो है दिस वन, दिस इज़ द हैवी चेन। ठीक है, इसमें हैवी चेन और लाइट चेन जो होती हैं वो बनी होती हैं, ये अपनी हैवी चेन होती है, और ये चेन जो होती है परमानेंटली फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। और ये वाली जो है ये हमारी होती है लाइट चेन। ठीक है, तो ये जो लाइट चेन होती है इसके ऊपर यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। कोई भी एंटीजन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सॉरी बाइंड अप होता है अपना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला जो लिखा जाता है, कि अगर आपको मेंशन आउट कर रखा है कि यू हैव गिवन H2L2, व्हाट डज़ इट मीन। तो H2L2 जो है ये हम लोग एंटीबॉडी का फॉर्मूला लिखते हैं। H2 इसलिए लिखते हैं कि 2 हैवी चेन होती है इसमें, L2 इसलिए लिखते हैं कि 2 लाइट चेन होती हैं, तो उनको दिखाने के लिए हम लोग लिखते हैं H2L2। और जो सल्फ़र है यहाँ पे प्रेजेंट है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अपना ज्वाइन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो इसमें देखिए नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है इसका वो होता है Y शेप। तो ये मोनोमर यूनिट है, ये अपनी IgD, IgE और IgG, इन 3 के अंदर होता है नॉर्मल मोनोमर यूनिट। मोनोमर का मतलब एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें तो ये IgM है, ये डायमर है, डायमर का मतलब 2 यूनिट है, एक ये और एक ये यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड वन हमारी आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है वो है IgM। इसके अंदर 5 हैं, 1 2 3 4 5 यूनिट है, पेंटामर हम इसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा भी जो है ये प्रेजेंट होती है IgM हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो टिप पोर्शन होता है एंटीजन बाइंडिंग का फ्रेगमेंट का, उसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं FAB, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फ्रेगमेंट A फॉर एंटीजन, B फॉर बाइंडिंग यूनिट। ठीक है, ये होल्ड करती है स्पेशली किसको, एंटीजन्स को। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड को आपस में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पेप्टाइड देखो पेप्टाइड बॉन्ड कब होता है, जब वहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन करता है विद स्पेशल बॉन्ड, जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, डाइसल्फाइड एंड नॉन कोवलेंस बॉन्ड जो है वो बनते हैं। अब इसके अंदर आ जाइए हमारा, आगे देखते हैं इम्यूनोग्लोबिनो प्रोटीन्स के हम लोग पॉइंट्स कर चुके हैं, मोनोमर कौन सी हैं, डायमर कौन सी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। ठीक है, हम लोगों ने अभी किया था कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि IgM जो है वो सबसे लार्जर होती है, सबसे ज़्यादा लार्जर नंबर प्रेजेंट होगा, किस लिए, अकॉर्डिंग टू द शेप। बट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज क्राइटेरिया कि किसका कितना फंक्शन है, वो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, वो है IgG।
ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सबसे लॉन्ग लास्टिंग है हमारी बॉडी के अंदर। अबाउट 80% सेल जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसकी बनी हुई है, हमारी IgG की, ठीक है। और जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, हम जिसको नाम देते हैं, उस डेवलपमेंट पीरियड के अंदर फीटस के पास मदर की बॉडी से सिर्फ एक ही यूनिट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, एक ही ग्लोबिनोप्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, IgG, ठीक है। ये मदर की बॉडी से चाइल्ड की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। हो सकता है नहीं, मतलब मोस्टली ये होता है। और दूसरा अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर और क्या ऐसी ख़ास बात है कि ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसका रीज़न ये है कि ये अबंडेंट सबसे ज़्यादा मिलता है किसके अंदर, हमारे ब्लड में, लिम्फ में और इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका जाता है वो है कि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसकी, फैगोसाइटोसिस की, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल आ रहा है, जो एंटीजन आ रहा है, उसको पूरे को निगलने की कैपेसिटी जो है ये रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है अनदर वन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो मैंने आपको बताया था वो कौन से होते हैं, हमारे IgM। IgM हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी किया था कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, क्योंकि मैक्रो इम्यूनोग्लोबिनोप्रोटीन है ये, ठीक है। और ये सबसे पहले अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, तो फर्स्ट जो एंटीबॉडीज़ रीच करती है वो है हमारी IgM। देखो कुछ बुक्स के अंदर जो है मेंशन आउट कर रखा है कि IgM ये सबसे ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर मेंशन कर रखा है IgG सबसे ज़्यादा होती है। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप बस इनके फंक्शंस को ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग IgM की कि इसका और क्या फीचर्स पॉइंट है, तो इसका एक और फीचर पॉइंट ये है कि लाइकवाइज IgM ये क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्रॉस नहीं कर सकता किसको, मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। और सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के जो रेस्पॉन्स होते हैं, जैसे मान लो हनी बी ने हमें बाइट किया, ठीक है, तो हमारी बॉडी ने सडनली रिस्पॉन्स दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है वो सबसे ज़्यादा किसके वजह से होता है, ड्यू टू IgM, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है हमारी कि बॉडी के अंदर जो भी पार्ट है, जो सरफेस एरिया है हमारा, बी सेल्स जो हमने कल बात की थी बी सेल्स के बारे में, तो एंटीजन रिसेप्टर्स जो होते हैं बी सेल, उनके सरफेस के ऊपर भी सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा IgA। IgA जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिक्रीटरी एंटीबॉडी। सिक्रीटरी इसलिए बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी अटैचमेंट करवा के उनको किल करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये इसकी जो सिक्रीशन है, सबसे ज़्यादा हम लोग कहें कि सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ पर है, तो ये मिलता है हमारे स्लाइवा के अंदर। स्लाइवा के बाद हमारे जो टीयर्स हैं, आंसू जो हैं हमारे, यानी कि जैसे डस्ट पार्टिकल गए ऑटोमेटिकली टीयर्स आते हैं, तो वो पूरी आइज़ के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल गए हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए हुए हैं, वो उनको वॉश आउट करके बाहर निकाल देते हैं, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसमें प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी के अंदर जो कैविटी के पार्ट है जहाँ से सिक्रीशन रिलीज़ होता है, वहाँ पे हर जगह पे ये प्रेजेंट होता है। और एक और मेन इंपॉर्टेंट इसका पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिलीज़ होता है कोलोस्ट्रम के अंदर। कोलोस्ट्रम जो होता है फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो एक न्यूली मदर जो बनी है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी एक मदर को जब हुआ है, तो उसके बाद जब वो फर्स्ट फीड कराती है अपने चाइल्ड को, तो उसके मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो है IgA एंटीबॉडीज़ का कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है IgD। IgD जो है बेसिकली ये
रिसेप्टर साइट के ऊपर होता है अलॉन्ग विद द आईजीएम। आईजीएम का जैसे मैंने बोला था रिसेप्टर साइट पे होता है प्रेजेंट करने के लिए, ठीक वैसे ही ये होता है। और ब्लड का सीरम जो हम लोग बोलते हैं कि ब्लड में से अगर उसके सारे के सारे सेल्स को रिमूव कर दिया जाए तो पीछे जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सीरम। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आईजीई। आईजीई जो है इनका अमाउंट ज़्यादा हाई नहीं होता, बट दीज आर एसेंशियल फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ हनी और व्हेन अ आंट बाइट, जब एक चींटी हमें काटती है तो वो रिलीज़ करती है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड जब रिलीज़ हुआ तो बॉडी के अंदर इसका रिएक्शन होना है, तो सडनली जो स्वेलिंग जो स्टार्ट हुई है दैट इज़ अ सैनिटाइजिंग सेल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे कि एलर्जिक रिएक्शन है बॉडी के अंदर, वो कौन कराएगा, हमारा आईजीई करवाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अबाउट द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होता क्या है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो है बेसिकली दोनों की जो मेन प्रॉपर्टी है वो होती है हमारे मेमोरी के ऊपर। किसकी, इम्यून सिस्टम की मेमोरी। हम लोगों ने किया था कि मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो बी में और टी में, बर्सल सेल और थाइमस सेल दोनों के अंदर होते हैं, जिनका काम होता है ये रिकॉग्नाइज करना कि जो एंटीजन बॉडी में एंटर करके गया है, ठीक है, उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा, उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा, पूरा रिकॉग्नाइज कर लेना उसको थ्रू आउट द लाइफ, वो काम होता है मेमोरी सेल्स का, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली वैक्सीनेशन में प्रिपेयर किया जाता है एंटीजेनिक प्रोटीन्स, ठीक है, यानी कि उसके रिवर्स, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे स्टॉप करना है, उसके एंटी प्रोटीन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं इन अ वीक फॉर्म, जिसको हम किसका नाम देते हैं, वैक्सीन का, ठीक है। जैसे वो वैक्सीन बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उसके अंदर जो वैक्सीन है उसमें हम लोग बेसिकली डेड सेल्स का यूज़ करते हैं जो हार्मलेस हैं, और वो सेल्स जैसे ही एंटर करते हैं हमारी बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये कैसा सेल है, और इन फ्यूचर जब भी वो लाइव एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के सेल उसको ऑटोमेटिकली किल कर देते हैं। अब बात आती है अपने पास की वैक्सीन। व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन इज़ सस्पेंशन है या एक्सट्रैक्शन होता है एनुएटेड और डेड, ठीक है। या तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बेसुध होता है, यानी कि कॉमा वाला जो हाल होता है, हम लोग ऐसे कर देते हैं हमारे जर्म्स को, जो एंटीजन्स हैं उनको, और उनको हम लोग फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जर्म्स ऑफ डिजीज़ विच इंजेक्टेड इनटू हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन में डाले जाते हैं, किसके लिए, ताकि उसकी बॉडी जो है एक्टिव हो सके इम्यूनिटी के लिए। अब ये हम लोग इम्यूनिटी कौन सी दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, उसकी बॉडी की नहीं है, तो इस इम्यूनिटी को हम लोग किसका नाम देते हैं, एक्वायर इम्यूनिटी, ठीक है। और जो वैक्सीन होती है बेसिकली ये क्या करती है, व्हाट डज इट वर्क, इट स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को एंड फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल विदाउट कॉजिंग द डिजीज़, डिजीज़ को कॉज नहीं करती, सेफ़ होती है। और प्योर जो वैक्सीन होती हैं वो ऑब्टेन जब होती हैं तो उनको एंटीजन जो है, एक्चुअल एंटीजन जो है उनके थ्रू हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, जो सरफेस एरिया होता है जहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं वहाँ से रिमूव करवा के इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम लोग, यानी कि दूसरी टेक्निक से प्रिपेयर करवा सकते हैं, जो RDNA टेक्निक होती है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का जो DNA है दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA के कुछ फ्रेगमेंट से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, जो आप लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। पैथोजेंस जो हैं, द पैथोजन गिवन इन अ वैक्सीन आर अनेबल टू कॉज डिजीज़, जो पैथोजन हम उसके अंदर एंटर करवाएंगे वो कभी भी डिजीज़ कॉज नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। वैक्सीनेशन हमने कर लिया, व्हाट इज़ नाउ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग, जो हमारी बॉडी है ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वैक्सीन, जो वैक्सीन दी है बॉडी के अंदर एज अ प्राइमरी रेस्पॉन्स, ठीक है, बॉडी के अंदर डाली है, वो इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, उसको हम किसका नाम देते हैं, इम्यूनाइजेशन का। वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ गैप। वैक्सीनेशन जब दी जाती है, यानी कि मान लो किसी बच्चे को हम लोग पोलियो की ड्रॉप्स देते हैं, हम लोग बोलते हैं उसकी वैक्सीनेशन करवा दी हमने, पोलियो के ड्रॉप्स हमने उसको पिलाए हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर इस वैक्सीन को लेने के बाद कुछ टाइम बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है दैट वी कॉल्ड एज द
इम्यूनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन जो होती है इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है पैसिव। पैसिव जो होती है ये कब होगी, व्हेन इट इज़ यूज्ड टू एक्सपोज द पैथोजन, जो ऑलरेडी हैं उन पैथोजन के साथ हम इसको जो है एंटैंगल करते हैं, मिक्सअप करते हैं, एंड देयर इज़ नॉट इनफ टाइम, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सडनली इंट्रोड्यूस करवा सकें कोई इम्यूनिटी ताकि वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ को ख़त्म कर सके। जैसे एग्जांपल है अपना कैंसर का कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या हो जाता है कि वो पर्टिकुलर जो कार्सिनोजेंस है जिन्होंने कैंसर कॉज करवाया है ये उनको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व गिविंग द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज टू अ पर्सन इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। ये टेम्प्रेरी हम लोग उसको प्रोवाइड करते ताकि एक्सपोजर से वो ब्रेक हो सके। 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ब्लड के अंदर, जिसके अंदर आया था RH फैक्टर के बारे में, कि अगर मदर RH नेगेटिव है तो चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट उसके हो सकते हैं, और अगर बच्चे के हैं RH पॉजिटिव, ठीक है, मदर का है RH नेगेटिव और चाइल्ड का है हमारा RH पॉजिटिव, तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है चाइल्ड के ऊपर। सम केसेस में, सब केसेस के अंदर अगर इंजेक्शंस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, कि एंटीजन नहीं डाला जाता है, एंटीवेनिन हम जिसको नाम देते हैं, जैसे एंटीवेनिन हम लोग डालते हैं किसके लिए, स्नेक बाइट के लिए, और रोगम जो है ये ह्यूमन एंटी है RH की, यानी कि RH फैक्टर की एंटी है हमारी रोगम, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर IgG इस साइट को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे कि जो फीटस होता है उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल इम्यूनाइजेशन। नेचुरल इम्यूनाइजेशन क्या होती है, ये मैटरनल यानी कि माँ से जो IgM इम्यूनोग्लोबिनो प्रोटीन ट्रांसफ़र हुआ है उससे डेवलप होगी, और कुछ कहाँ से डेवलप होगी एक चाइल्ड के अंदर, थ्रू IgA, जो कि किससे ट्रांसफ़र हुआ है, थ्रू कोलेस्ट्रम या मदर मिल्क हम लोग जो है बोल सकते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी में के अंदर मेन डिफरेंस क्या आ जाएगा कि पैसिव हम लोग जनरेट करवाते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, यानी कि स्नेक ने जब बाइट कर लिया, यानी कि सांप ने जब काट लिया, उसके बाद हम उसका एंटी वेनम जो है उसको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। यानी कि ये इफ़ेक्ट हो गया, यानी कि कुछ हो गया उसके बाद हम उसको करवाएंगे तो पैसिव है, और ऑलरेडी बिना कुछ करवाए अगर हम उसको कुछ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कवर अप हो गया पूरा टॉपिक आज का अबाउट द इम्यूनाइजेशन and about the structure of antibodies. In the next videos we will cover up further more interesting topic about our immune system. Till then, bye.